हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे अक्टूबर 30 मंडे को। जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है चाइना मॉडल इंडिया डिड नॉट फॉलो। इसमें हम लुईस आर्थर मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको मेंस में पूछा भी जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है चेंज एंड चैलेंज। इससे अगला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियन रेलवे रेवेन्यू प्रॉब्लम। इंडियन रेलवे की जो रेवेन्यू इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा लास्ट है टाइम एंड चेंज। इस आर्टिकल में हम बेसिकली CRPC, IPC और IEA के जो नए रिफॉर्म बिल आए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू ऐड हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। चारों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है चाइना मॉडल इंडिया डिड नॉट फॉलो। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस में अपने आंसर राइटिंग में इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो बेसिकली हम इस आर्टिकल में लुईस मॉडल की बात करेंगे, चाइना मॉडल की बात करेंगे। जो चाइना ने अप्लाई किया था लुईस मॉडल उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने फॉलो नहीं कर पाया या फिर इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस मॉडल में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके रीजंस क्या है उसको भी समझेंगे। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन आते ही हैं। आप इसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। शुरू करते हैं हमारा जो आर्टिकल है उसको। In 1954, the St. Lucian economist William Arthur Lewis wrote about the enormous industrialization possibility for underdeveloping countries with unlimited availability of labor at subsistence wages. The marginal productivity of such labor engaged in sectors such as agriculture was negligible, zero, or even negative. Their withdrawal from the farms would, far from reducing agriculture output, make the existing holding more viable, amenable to producting enhancing mechanization. बेसिकली जो लुईस मॉडल है उसने क्या कहा था ये समझते हैं। लुईस मॉडल ने ये कहा था कि जो लेबर सरप्लस कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, इंडिया को मेंशन भी किया था उसने। इन्हें आर्थर लुईस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1979 में अपने इसी थ्योरीज़ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो कि लेबर सरप्लस कंट्री है, जो सबसिस्टेंस वेजेस पे जी रही हैं, जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर में लगी हुई हैं, वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? ये जो लेबर होते हैं इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको UPSC में प्री में पूछा जा चुका है। उसमें पूछा गया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। कैसे होती है ये समझते हैं। मार्जिनल की जब भी बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा की बात की जा रही होगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेबर अगर हम लोग और रख लेते हैं तो उससे जो होने वाला आउटपुट है वो कितना हो रहा है ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसमें ऑलरेडी 2 लोग काम कर रहे हैं, अब एक और फैमिली मेम्बर उसमें ऐड हो जाता है, तब भी जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। सिर्फ इन लोग पहले 10 घंटे काम कर रहे थे, अब इन लोग 7-7 घंटे काम कर रहे हैं और एक लेबर जो है वो 6 घंटे काम कर रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखें तो 20 आवर्स का वर्क हो रहा है, 3 लेबर कर रहे हैं, पहले 2 लेबर कर रहे थे, आउटपुट अभी भी उतना ही है। तो जो नया लेबर है उसने कुछ ऐड किया क्या? आउटपुट नहीं किया, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा इनपुट हम ऐड कर रहे हैं उससे आउटपुट कितना बढ़ रहा है? ज़ीरो। तो हमारा जो एक्स्ट्रा लेबर है उससे आउटपुट ज़ीरो होने के कारण उसको क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है? ज़ीरो है। तो ये ही कहा था लुईस आर्थर ने कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़ीरो होती है, तो आप जो है सारे के सारे जो सरप्लस लेबर हैं उसको 30% एक्स्ट्रा वेज दे दीजिए। जो वहाँ पर सबसिस्टेंस वेजेस मिल रहा है उसको एग्रीकल्चर में, उससे 30% एक्स्ट्रा वेज दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में वो आ जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में सारा का सारा एब्जॉर्व कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो
क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। ये सारी की सारी इन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो यही लोग डिमांड भी बढ़ाएंगे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब इनकी इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, जो प्रॉफिट होता है उससे सेविंग्स बढ़ेगी। कैपिटलिस्ट लोग जनरली सेविंग इन्वेस्ट करते हैं ताकि क्या किया जा सके, अपना एम्पायर बढ़ाया जा सके। तो सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेगी। इस तरीके से एग्रीकल्चर से लोग आते चले जाएंगे और धीरे धीरे एग्रीकल्चर से सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से पूरी कंट्री इकॉनमी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी। ये मॉडल था, इसको बोलते हैं डुअल सेक्टर मॉडल, और क्या कहा जाता है इसको, वो सरप्लस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसका ऐसे जो है इनने लिखा था वो ऐसे का नाम इम्पॉर्टेंट है, आप अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्फ्लुएंशियल ऐसे था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1979 में। ये मॉडल चाइना ने रेप्लिकेट कर लिया लेकिन इंडिया रेप्लिकेट नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया, हम अगर फिगर्स देखें 1990s में ऑलमोस्ट 2/3 लोग एग्रीकल्चर में थे, 64% लोग एग्रीकल्चर का पार्ट थे। 2011 में 48% थे। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इसी समय में तो मैन्युफैक्चरिंग 10% थी जब 1993 की बात कर रहे हैं, और जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट था वो कितना परसेंट था, 12%, जब 48% क्या हो गया, एग्रीकल्चर में लोगों का एम्प्लॉयमेंट शेयर हो गया। मतलब जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, ऑलमोस्ट 16% शेयर, सॉरी बड़ा बोल रहा हूँ, शेयर बहुत ज़्यादा कम हुआ। ऑलमोस्ट 16% लोग जो है एग्रीकल्चर से एग्जिट कर दिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 2% लोगों को जॉब मिली, बाकी लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने बात की थी कि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्व कर लेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, वो इंडिया में नहीं हो पाया। इवन अगर आज भी बात करें तो 2018 में 42% लेबर जो है एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। उसके बाद कोविड आया और इस वक्त की बात करेंगे तो 45% जो है लेबर अभी एग्रीकल्चर में स्टिल काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 45% हमारे यहाँ टोटल लोगों को जॉब दे रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर जो इनकम है वो बहुत ख़राब है। ये इनफॉर्मल सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। यहाँ पर जो जॉब कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, इनकम रिटर्न अच्छे नहीं है और लोग गरीबी में रह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस सेक्टर से बाहर आके मैन्युफैक्चरिंग और IT वगैरह सेक्टर में आ सके। ठीक है, तो बेसिकली उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने और एम्प्लॉयमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट शेयर 2011 से 2022-23 में उल्टा और कम हो गया है पैंडमिक के बाद में। और रीज़न आपको पता है, बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स जो है वापस चले गए हैं, एग्रीकल्चर शुरू कर दिए हैं दोबारा इस इंसिडेंट के बाद और वापस आ भी नहीं रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग में लेबर अभी और सरप्लस होने की जगह और कम होते जा रहे हैं। केवल 12% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो द वर्चुअस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंटेलिंग अ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम सब्सिस्टेंट टू कैपिटलिस्ट सेक्टर दैट लिविस टॉक अबाउट हैजंट रियली प्लेड आउट। जो लिविस आर्थर ने बात की थी कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो लेबर स्विच कर जाएंगे उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, वो इंडिया में नहीं हो पाया। The jobs being generated outside agriculture are not in manufacturing but highly productive services, for example IT वर्कर्स। ठीक है, तो जो जॉब थी वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुई और सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएट हुई। एग्रीकल्चर से लोग जो निकले, जो बच्चे थे एग्रीकल्चर फार्मर के, वो लोग पढ़े और वो IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्किल कम लगती है, जो IT है 3rd डिग्री सर्विसेज वाला सेक्टर है उसमें स्किल बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में स्विच करना आसान होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द ल्यूइस मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड एंड हैड रेलिवेंस इन इंडिया फॉर in the 50s. It was a time when industry was synonymous with textile mill employing large number of people. Even Mumbai had mills with worker drawn from neighboring rural area and household in chawl.
नीति आयोग के मेंबर से पूछा गया कि ल्यूइस मॉडल इंडिया में फेल क्यों हो गया है या फिर अभी उसका क्या रेलेवेंस है, तो उन्होंने कहा कि ल्यूइस मॉडल 1950s में रेलेवेंट था और उस समय इंडस्ट्री का मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री माना जाता था। इवन मुंबई में भी इस तरह की मिल्स थी जहाँ पर आसपास से रूरल एरिया से बहुत लोग आए और यहाँ पर रहने लगे, मुंबई में चौलों में रहने लगे। तो टू सम एक्सटेंट ये फॉलो किया गया इंडिया में भी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और भी बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया जैसे कि चाइना हुआ है। चाइना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है लुइस मॉडल का। 1970s के लेट में जो ये वर्ल्ड फैक्ट्री बन के निकला है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस लेबर थे वो सारे के सारे एब्जॉर्व हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और पूरी दुनिया की ये फैक्ट्री बन के उभरा है। चाइना ने एग्जैक्टली लुइस मॉडल को फॉलो किया है। द रेलेवेंस ऑफ रेप्लिकेबिलिटी that model is open to question today. India does still have unlimited supply of surplus labor suffering what is called disguise unemployment. ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी वहाँ पर 2 की जगह 4 लेबर काम कर रहे हैं और मेनली एग्रीकल्चर में ऐसा हो रहा है। आज के समय में भी हम इसकी रेप्लिकेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में आज भी सरप्लस लेबर है, आज भी 50% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है उनकी, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है और ये इशू आज भी इंडिया फेस कर रहा है। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि लुइस ऑर्थर मॉडल को दोबारा से इंडिया में रेप्लिकेट किया जा सके। उसका एक वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब लार्जली कैपिटल इंटेंसिव हो चुकी है, मतलब मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में ऑटोमेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण लेबर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसलिए हमें वी नीड टू रीथिंक द होल मॉडल ऑफ लेबर ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। हमें एक नया मॉडल की ज़रूरत है। नीति आयोग ने क्या कहा है? नीति आयोग इज़ वर्किंग ऑन न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल फॉर इंडिया एक्सप्लोरिंग द स्कोप फॉर रिन्यूमरेटिव जॉब क्रिएशन इन एंड अराउंड एग्रीकल्चर. Such jobs need not to be on farm but outside it in the aggregation, grading, packaging, transporting, processing, warehousing and retailing of produce or the supply of inputs and services to farmer. जो नीति आयोग ने नया मॉडल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल की बात की है, उसमें मेनली किस पे फोकस करने की बात की गई है? प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करने की बात की गई है। जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जिसे सनराइज सेक्टर माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सारे के सारे जो फार्मर्स हैं उसको इसमें एंगेज किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा जॉब पोटेंशियल है और फार्मर्स जितने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हैं उन सबको फैच करके कहाँ पर एब्जॉर्व किया जा सकता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया जा सकता है, जहाँ ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों में जॉब क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा और जॉब कहाँ क्रिएट की जा सकती है? इसके अलावा हम बायो बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, इसमें भी हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है बायो फर्टिलाइज़र की। बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें बायो बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी हम क्या कर सकते हैं? जॉब क्रिएट कर सकते हैं। पहले वाली चीज़ें नहीं रही, पहले वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के कारण, मशीनरी कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। पर ये वाला हमें मॉडल अपनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल कर इंडस्ट्री में डाला जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, उनका रिटर्न इनकम बढ़ाई जा सके और पॉवर्टी कम की जा सके। ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम एंड चेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 3 जो नए बिल सरकार ने पेश किए थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसके ऊपर यह आर्टिकल है। उससे रिलेटेड जो प्रोग्रेस हो रही है बिल्स में, उसके बारे में ये आर्टिकल आया है। एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, आपको ज़्यादा इसमें
लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है इन बिल्स में। शुरू करते हैं आर्टिकल। A parliamentary committee appears to be quite close to finalizing its report on the 3 bills seeking to replace the existing criminal laws. The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs has postponed the adoption of draft report following demands from opposition member that they are given more time to study. तो बेसिकली ये ड्राफ्ट लेके आई थी सरकार, उसके बाद उसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और पार्लियामेंट्री कमेटी 12 सिटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट इसको कंक्लूड करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पहुँच चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 12 सिटिंग होने के बाद केवल 3 ऐसे डिसेंटिंग नोट्स हैं जो कि नोट किए गए हैं, और वो किससे रिलेटेड हैं? भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा जो थर्ड था भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला, इसको यूनैनिमिटी के साथ जो है, इसमें बिना किसी डिसेंट नोट के साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर्स का ये भी कहना है कि सरकार बहुत तेज़ी से ये बिल को पास करना चाहती है विंटर सेशन में, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, केवल 12 सिटिंग में ही ये रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और सिर्फ 3 डिसेंटिंग नोट्स के साथ ही। विंटर में क्यों सरकार करना चाहती है? ऑब्वियसली 2024 में चुनाव हैं, तो सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि हम कॉलोनियल लेगेसी को बदलने में कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे। पिछली सरकारों ने ये सब नहीं कर पाया, तो इसके पॉलिटिकल गेन्स हैं इसलिए सरकार जो है इसे अब विंटर में चाहती है कि इसे पेश किया जाए और इसे पास भी कर दिया जाए। लेकिन अपोजिशन मेंबर का ये भी कहना है कि इसमें और कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है। साथ में इसका जो ड्राफ्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में शुरुआत में दिया गया था, हिंदी में इसका ड्राफ्ट नहीं मिला था, और हिंदी में अभी तक के ये ड्राफ्ट नहीं दिया गया है। इसलिए प्रॉपरली सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बिना अगर ये बिल पास होता है तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज रह जाएंगे जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। रिफॉर्म हो रहा है तो कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है और कंसल्टेशन डेलिब्रेशन की प्रॉपर ज़रूरत है। एक बार में रिफॉर्म बेहतर तरीके से करेंगे, जैसे जीएसटी के साथ हुआ था बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे, वैसी दिक्कतें इसके साथ भी आ सकती है। इसलिए प्रॉपरली सारे स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट करके ही इसको करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लॉयर हैं उनके साथ सिटिंग करने की ज़रूरत है, जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, और मेन जो मेंबर हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, उनसे भी आपको क्या लेने की ज़रूरत है? राय लेने की ज़रूरत है। इन सारे स्टेक होल्डर से जब तक के बात नहीं करेंगे तब तक के ये बिल को पास करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो पुराने वाली जैसी ही हैं, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, इसलिए उतनी ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा सिटिंग की, ज़्यादा कंसल्टेशन की। लेकिन आर्टिकल में बात की गई है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू ऑफेंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेट स्पीच, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा स्कोप फॉर मिसयूज़, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। जो न्यू डेफिनेशंस हैं इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, ताकि जो प्रोसीजरल सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजरल सिस्टम, उसको बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया जा सके। दैट्स इट, यही हमारा आर्टिकल था। सरकार को हेस्टिली जो है इसे पास नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन डेलिब्रेशन के बाद ही, कंसेंसस बना के ही इसको सरकार को पेश करना चाहिए विंटर सेशन में, और उसके बाद इसे पास करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल था, सॉरी। नेक्स्ट आर्टिकल है द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू प्रॉब्लम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और ये आर्टिकल 3 सीरीज़ में आएगा। इंडियन रेलवे की जो रेवेन्यू प्रॉब्लम है उसके बारे में इस आर्टिकल में बातचीत की जाएगी। ये आर्टिकल
GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इंडियन रेलवे की ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी हाई क्यों है, रीजंस बताइए, और इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इंडियन रेलवेज़ का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, या आप लोग क्या सजेशन दे सकते हैं। इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ये समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज इंडिपेंडेंस के बाद बहुत हाई रही है। 97 ऑलमोस्ट एवरेज रही है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंडियन रेलवे की। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब 97 का मतलब क्या है, हर 100 रुपये सरकार इन्वेस्ट करती है तो उससे जो रिटर्न आता है वो 97 रुपीज़ रिटर्न आ रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे तो 3 रुपये का लॉस तो हमें यहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑपरेट करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, रेलवे को चलाने की कॉस्ट ज़्यादा है, उससे प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात है, हम उसको चला ही लॉसेस में रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस और क्या इसको चेंज करने के लिए किया जा सकता है इस आर्टिकल में बातचीत की जाएगी। The Indian Railway has been on spending spree with respect to capex, particularly after the government merges rail budget with the main budget. अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो इंडियन रेलवे बहुत तेज़ी से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, और जो रीसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने 2017 में मर्ज कर दिया था जनरल बजट में रेल बजट को, उसके बाद से बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल राइज है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिमिलर प्रॉब्लम है, हर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी भी 97 है, रिटर्न हमें 97 ही हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की। यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो बताया गया है, मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट बताई है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स ऑपरेटिंग रेशियो विच इज़ द रेशियो ऑफ ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस टू द ग्रॉस ट्रैफिक रिसीव्ड हैज़ शोन नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का क्या है फॉर्मूला, जो ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए है ना, जैसे कि कोई भी आप दुकान लगाते हैं तो मान लीजिए आपने चाइनीज़ की दुकान लगाई तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको वर्किंग एक्सपेंसेस तो लगेंगे है ना, वर्किंग कैपिटल लगेगी, वो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल उसको जो रेवेन्यू आ रहा है, टोटल ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट्स, जो भी ट्रैफिक के कारण रिसीट्स आ रही हैं, अगर हम उसका रेशियो निकालें तो ये जो रेशियो है वो बहुत हाई है। अगर लोअर रेशियो रहेगा तो मतलब लोअर रेशियो का मतलब है जो ग्रॉस रिसीट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और जो एक्सपेंसेस होंगे वो कम होंगे, तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस बढ़ेगा। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस है नहीं, उसके बावजूद भी सरकार कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ाती जा रही है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से बढ़ सकते हैं, दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, जो बजट में पैसा दिया जाता है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको जो सरकार पैसा दे रही है रेलवे डिपार्टमेंट को उससे वो खर्चा कर रही है, उसे कोई रिटर्न नहीं देना है। लेकिन अगर आप EBS मतलब एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से खर्चा कर रहे हैं तो उसका एक प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 2023 की तो ऑलमोस्ट द इंडियन रेलवे स्पेंडिंग ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पैक्ड एट 22,229 करोड़ एंड 23,782 करोड़ रिस्पेक्टिवली, विच टुगेदर मेक इट 17% ऑफ रेवेन्यू रिसीट। मतलब टोटल हमारा जो रेवेन्यू है उसका 17% तो हम सिर्फ ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट देने में लगा रहे हैं, जो कि हमने EBS से उठाया था है ना, हमने कहीं से लोन लिया था और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, और लोन लेके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा तभी तो हम ये लोन चुका पाएंगे, लेकिन हमें जो रिटर्न है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है, ऑपरेटिंग रेशियो अभी भी बहुत हाई है, जिसके कारण 17% जो हमारी रिसीट है ना रेवेन्यू की, वो तो सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में ही चली जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की जगह और कम होती जा रही है। अगर बात करें 2015-16 से तो 15-16 में 10% था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का टोटल परसेंटेज, किससे, रेवेन्यू रिसीट से। अब 2022-23 में कितना हो गया है, ये 17% हो गया है। तो हालत जो है इंडियन रेलवे की सुधर नहीं रही है, उल्टा बिगड़ रही है। लेकिन
अगर आप सरकार को बोलेंगे तो सरकार बोलेगी कि आप इसको सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन कैपेक्स अपीयर्स टू बी प्रिडिक्टेड ऑन द प्रीमाइज दैट इंडियन रेलवे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन बट अलॉन्गसाइड विथ इट्स रोल एज अ इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री इकॉनमी। हमें इसको कंट्री की इकॉनमी के साथ देखने की ज़रूरत है, सिर्फ आइसोलेशन में हम इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे नहीं देख सकते। प्लस सरकार का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ट्रेन के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कवच, ठीक है, बायो टॉयलेट, इन सब में सरकार को खर्चा करना ही है, सहूलियत बढ़ाने के लिए कस्टमर की खर्चा करना ही है। तो इसलिए जो है आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको ग्रोथ ऑफ कंट्री को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ग्रोथ पूरी ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन रेलवे बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, है ना। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे रेलवे में तो उसके साथ बाकी सेक्टर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी बढ़ेंगी। टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड अलाउस फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए हम इसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडियन रेलवे कैन नॉट बी अलाउड टू गो द एयर इंडिया वे। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया के जैसी हालत हुई थी उस तरीके की हालत इंडियन रेलवे की नहीं होना चाहिए। आप लोन लेते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, लेकिन आपको चुकाने के लिए आप वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। फिर उसको कहाँ से चुकाएंगे? इतना ज़्यादा लोन हो जाएगा, फिर वही हालत हो जाएगी जैसे एयर इंडिया की हो गई थी। उसकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही थी लेकिन उसे चुकाने के लिए पैसा नहीं था, फिर उसे बेचना पड़ गया था। तो सिमिलर हालत इंडियन रेलवे की भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है ये समझ लेते हैं। इसका रीज़न है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ये मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कैग की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो 2023 की रिपोर्ट में there was a loss of 68,269 crore in all classes of passenger services during 2021 एंड 22। तो लगभग जो पैसेंजर सर्विस दी जाती है ना, जिसमें पैसेंजर को इधर से उधर मूव किया जाता है, उस सर्विस में 68,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और जो फ्राइट सर्विस होती है जिसमें गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो मालगाड़ी होती है, उसमें इंडियन रेलवे को प्रॉफिट होता है। लेकिन उस प्रॉफिट को कहाँ लगा दिया जाता है? पैसेंजर सर्विसेज में, पैसेंजर सर्विस को सब्सिडाइज करने में। इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजिंग। ठीक है, एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है, उस पैसे को दूसरे जगह सब्सिडी देने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि जो कॉस्ट है जो आप लोगों को वहन करनी पड़ती है, जो कॉमन पर्सन को कॉस्ट देनी पड़ रही है टिकट की, वो टिकट के प्राइसेस ना बढ़ें, उसमें सब्सिडी रहे। वो सब्सिडी कहाँ से दी जाती है? जो फ्राइट से प्रॉफिट हो रहा है उसके कारण जो है इंडियन रेलवे का रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ पा रहा है, प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन है और ग्रीमर होती दिख रही है पहले के मुकाबले में। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर हुआ है, लेकिन वो जो हालत है वो एयर इंडिया जैसी ही होती जा रही है, क्योंकि उसको रिटर्न करने के लिए जो लिया जा रहा है पैसा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो चुकाने के लिए जो रेलवे है उसके पास वो पैसा नहीं जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीज़न हो जाएगा। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये देख लेते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज़ टू एग्जामिन हाउ द फ्राइट बिजनेस ऑफ IR कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, अब हम पैसेंजर्स के प्राइसेस सरकार नहीं बढ़ा सकती, एक तो इलेक्शन ईयर है ना, जो टिकट के प्राइसेस है पैसेंजर जो पे कर रहे हैं वो इतने नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी भी है और रेलवे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं और अफोर्डेबिलिटी अगर किसी में है तो वो रेलवेज़ में है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है लोगों की लाइफ में। और अगर टिकट के कॉस्ट बढ़ती है तो सरकार को पॉलिटिकल गेन्स होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो टिकट के प्राइस तो नहीं बढ़ने वाले। पैसेंजर वाला जो सेक्शन है उसमें रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है। रेवेन्यू कहाँ बढ़ाया जा सकता है? फ्राइट वाले में। किस तरीके से हम फ्राइट में रेवेन्यू बढ़ाएं? ओवरऑल अगर देखें तो 30% ट्रैफिक है फ्राइट का जो रेलवे में आता है। ठीक है, बाकी 70% जो है रोडवेज़ और बाकी सीवेज़ में ट्रैफिक जो है
शिफ्ट हो चुका है फ्राइट का, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, रोड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। 80s मतलब 1947 की बात करें तो टोटल फ्राइट का परसेंटेज 80% था और आज ये 25 से 30% केवल रह गया है इंडियन रेलवे में। ठीक है, तो जो फ्राइट का रेवेन्यू है वो पिछले 70 सालों में बहुत कम रह गया है, उसका जो प्रपोर्शन है वो भी बहुत कम रह गया है। रोडवेज में सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई है। उसका रीज़न ये भी है कि रोडवे मतलब बेहतर रोड बनने के कारण, बेहतर हाईवेज़ बनने के कारण ये चीज़ें रोड की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं फ्राइट रेवेन्यू को, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। द मूवमेंट ऑफ कार्गो बाय IR इज़ आर्टिफिशियली डिवाइडेड इनटू गुड्स एंड पार्सल। ठीक है, तो मूवमेंट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है गुड्स, दूसरा है पार्सल। ठीक है, ये बेसिकली इसमें अलग अलग रूल्स लगते हैं। अगर इसको देखा जाए तो गुड्स और पार्सल में डिफरेंट तरीके से भेजा जाता है। उसकी जो टैरिफ होंगे वो अलग होंगे, उसकी मॉनिटरिंग मूविंग सब कुछ अलग होगी। जो शिपर है उसको इस डिफरेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये सामान है ए जगह में हमने लोड किया, बी जगह में ये पहुंच जाना चाहिए, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और कार्गो हमारा सेफ़ रहना चाहिए। तो इस आर्टिकल में कहा है कि अब टाइम आ गया है कि ये जो आर्टिफिशियल डिवीज़न है इसको हटा देना चाहिए और केवल दो तरीके से कार्गो को डिवाइड करना चाहिए। एक है बल्क वे में और दूसरा है नॉन बल्क। बल्क और नॉन बल्क में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं, जो कि इसमें सजेशन दिया गया है। बल्क में क्या होगा, पूरी की पूरी ट्रेन एक सिंगल गुड्स से जो है भरी जाएगी। फॉर एग्जांपल पूरी ट्रेन मालगाड़ी में कोल जा रहा है, ये मैकेनिकली हैंडल करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि आपने एक स्टेशन में सब कुछ लोड कर दिया और जो फाइनल स्टेशन है वहाँ पर सारा का सारा अनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्रेन चली तो सीधे फाइनल डेस्टिनेशन में ही सामान अनलोड होगा। मैकेनिकली ये करना आसान होता है। नॉन बल्क में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर कार्गोज होंगे और इसको अलग अलग स्टेशन में पहुंचाना होगा। तो हम इस दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैकेनिकल हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि आपको बार बार लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसी दो तरह के डिवीज़न को बना के रखना चाहिए। इससे जो है क्या होगी, जो प्रोसेस होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, फ्राइट बढ़ेंगे, फ्राइट रेवेन्यू बढ़ेगा और फ्राइट का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कार्गो का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इस पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। यही हमारा फर्स्ट जो है सजेशन है। अगले आर्टिकल में और बातचीत करेंगे आगे क्या क्या सजेशन दिया जा रहा है। बाकी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए भी हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है। बाकी आप लोग भी थोड़ा सोचिए, नेक्स्ट आर्टिकल में हम और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल है चेंज एंड चैलेंज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS2 IR के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पैलेस्टीन इज़राइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर ये आर्टिकल है। ऑलरेडी हम ये कन्फ्लिक्ट डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। इंडिया का जो स्टैंड है उसके बारे में बात कर चुके हैं। 91 के पहले ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट किया करता था इंडिया पैलेस्टीन को। 91 के बाद इजराइल के साथ संबंध बनने लगे। 2014 के बाद इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी बदल गई। इंडिया ने डी-हाइफनेशन कर लिया। डी-हाइफनेशन का मतलब पैलेस्टीन और इजराइल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने लगा। अब इजराइल और पैलेस्टीन के रिलेशन एक साथ नहीं देखे जाते। इजराइल के साथ अलग संबंध है, पैलेस्टीन के साथ अलग संबंध है। इसका मतलब होता है डी-हाइफनेशन। 2014, 15, 16 में ये डी-हाइफनेशन प्रोसेस चली और इंडिया जो रीसेंट इशू है जिसमें हमास ने अटैक किया है इजराइल पे, उसे इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो टेररिज्म पे आइडियोलॉजिकल पोजीशन है वो क्लियर है। टेररिज्म अच्छा और बुरा नहीं होता है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म होता है। ये पोजीशन इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी है। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म करता आया है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता आया है कश्मीर में और बाकी अन्य जगह में, जैसे कि 26/11 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो है इंडिया झेल रहा है और इंडिया पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को टेररिज्म मुद्दे पे साथ लाना चाहता है और एक कॉमन डेफिनेशन पे बात करना चाहता है। अभी तक के सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या फिर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो टेररिज्म में साथ नहीं आ पा रही है। इसलिए इंडिया का ये जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है वो यहाँ पर भी बना हुआ है। उसने हमास के अटैक को कंडेम किया, हालांकि उसने पैलेस्टीन को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, 2 स्टेट सॉल्यूशन को अभी भी सपोर्ट
सपोर्ट करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया एब्सटेंशन ऑन द अरब रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा एंड सपोर्ट फॉर अ फेल्ड कैनेडियन अमेंडमेंट कंडेमिंग द October 7 Hamas attack on Israel mark a definitive shift in the evolution of Indian regional policy over the last 3 decades। इंडिया ने बेसिकली एक रिजोल्यूशन लाया गया था जिसका नाम है अरब रिजोल्यूशन, कहाँ, UNGA में। इसमें अपना वोट नहीं डाला है, अब्सटेंशन किया है। एब्सटेंशन का मतलब अब्सेंट रहा है, बेसिकली ना प्लस में डाला है, ना पॉजिटिव में, ना अगेंस्ट में, अपनी वोटिंग ही यूज़ नहीं किया है वोटिंग पावर का। ठीक है, तो इंडिया पीछे हट गया। इसमें बेसिकली क्या था कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस करने की बात की गई थी, कहाँ पर, गाज़ा में। गाज़ा में बहुत ज़्यादा इजराइल अटैक कर रहा है और साथ में कंडेम करने के लिए कहा गया था जो हमास का अटैक था इजराइल पे उसको। तो इंडिया की ये जो नया स्टैंड है ये काफ़ी ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे। पहले इंडिया आइडियोलॉजिकल मॉरल इंटरेस्ट पे मॉरलिटी शो करते हुए पैलेस्टीन को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा था। अब इंडिया जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, इसलिए इस तरह का स्टैंड लिया है। ठीक है, ये एब्सटेंशन इसलिए भी है क्योंकि वो पैलेस्टीन को भी दुखी नहीं करना चाहता और इजराइल को भी दुखी नहीं करना चाहता, एकदम बीच का मार्ग है। जो रियल इंटरेस्ट, रियल पॉलिटिक इंटरेस्ट, उसको बचाने में इंडिया लगा हुआ है। और जो पहले की पोजीशन थी उससे ये बदलाव है, इंडिया हमेशा पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोटिंग करता आया है, उससे बदल गई है ये पोजीशन। हालांकि एक दो चीज़ों की इसमें बातचीत की गई है, जैसे कि पहले कांग्रेस को अपीजमेंट का हमेशा आरोप लगता था कि पैलेस्टीन को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम हैं और वोटिंग जो है होगी तो उनको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में। उसी तरीके के बीजेपी के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बहुत सारे जो मेजॉरिटी हिंदू हैं वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को और वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इजराइल को सपोर्ट करे। तो ये अपीसमेंट वाली जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के ऊपर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल में 2-4 चीज़ें बातचीत की गई है, वो आपके काम की नहीं है। जैसे कि कहा गया है कि बीजेपी को बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनकी ऑल पार्टी मीटिंग बुला के इंडिया की जो नई पोजीशन है उसको ब्रीफ करना चाहिए, उसके रीज़न क्या हैं, जो चेंज जियोपॉलिटिक्स है उसको बताना चाहिए, ताकि ये जो अब अपोजिशन आरोप लगा रही है उसको जो है बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और उसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी जो है अपनी पोजीशन के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, डिप्लोमेसी के थ्रू उनको बताना चाहिए कि उनका स्टैंड किस लिए उन्होंने लिया है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने इजिप्ट और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी, वहाँ के किंग से बात की है और इसी तरीके की डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। ये 2-3-4 चीज़ों की बात की गई है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट इतना है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी बदल गया है और इस अभी जो है इंडिया ने एब्सटेंशन मतलब वोटिंग नहीं की है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रूस की बात की गई थी गाज़ा स्ट्रिप में। ठीक है, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू, एन्जॉय।